नमस्कार। आज की इस परिचर्चा में हमारे बीच जयप्रकाश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर माननीय सरोज कुमार वर्मा सर हैं, जो पूर्व विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग के एवं पूर्व संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के रह चुके हैं और उन्होंने अपनी सेवा लगातार गोपालगंज, छपरा, सिवान के बच्चों में, यहाँ के बुद्धिजीवियों में दी है। और हम इनसे चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति जो 2020 में अभी आई है, वह कितनी अलग है और कितनी बेहतर है विषय पर। हमारे साथ एक दूसरे अतिथि भी हैं जो अभी जुड़ नहीं पाए हैं। वह है श्रीमान प्रतीक मुकुल जी, जो छात्र जीवन से ही छात्र राजनीति में रहे हैं और विद्यार्थी परिषद के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। वर्तमान समय में वो कारा इन्फोटेक सिस्टम हैदराबाद में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्यरत हैं। तो आज की चर्चा हम शुरू करते हैं हमारे माननीय सरोज कुमार वर्मा सर के साथ नई शिक्षा नीति विषय पे। मित्रों, ऐसा कहा गया है कि किसी भी देश में अगर बड़ा बदलाव करना हो तो उसकी शिक्षा नीति को सबसे पहले बदलना आवश्यक है। शिक्षा नीति समाज की जरूरतों के हिसाब से, राज्य की जरूरतों के हिसाब से और राष्ट्र की जरूरतों के हिसाब से समय समय पर बदली जानी आवश्यक है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से शिक्षा अपने आप को, अपने स्वरूप को हमेशा बदलती रहती है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा की नीतियों को भी बदला जाए। सबसे पहले आप देखें, स्वतंत्रता के बाद तो नई शिक्षा नीति 1968 में सबसे पहले इस देश में लागू की गई, जो कि कोठारी कमीशन के अनुशंसाओं के आधार पे निर्मित था। उसके बाद 1986 में नई शिक्षा नीति राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में लागू की गई और उसका ही एक संशोधित रूप 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हमको देखने को मिला। अब हम 34 साल बाद एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, जिसकी अनुशंसाएं हमारे समक्ष हैं और यह बहुत जल्दी कार्य रूप में देखने को इस देश में देखने को मिलेगा। तो यह एक विमर्श का बिंदु भी है कि इस नई शिक्षा नीति में आखिर है क्या। तो हम अपने सरोज वर्मा सर से हम इसके बारे में, इसके विभिन्न बिंदुओं के बारे में, इसकी अनुशंसाओं के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि इससे हमारे देश में क्या बड़ा बदलाव होगा, क्या बेहतर होगा या फिर कुछ बेहतर करने की जो संभावनाएं हैं वो सिर्फ एक दिखावा है। तो ये चूंकि हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न है, तो इसलिए इसमें एक विशेषज्ञ की भूमिका में हमारे सरोज वर्मा सर, यह बहुत समय तक उच्च शिक्षा में चूंकि कार्यरत है, तो यह वो जो पर्दा है हमारे सामने पड़ा हुआ है वो उसको उजागर करेंगे। सरोज वर्मा सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और नमस्कार। हम सर जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो हमारा जो यह प्रश्न है या जो जो जिज्ञासा है कि इस नई शिक्षा नीति में क्या ऐसा है जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदल देगा। इस नई शिक्षा नीति के बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को आसान भाषा में सर समझाएं। सर। नमस्कार। नमस्कार राहुल पटेल जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी जी सर, आ रही है सर। एक और जो दूसरे पैनलिस्ट थे वो तो नहीं आ सके हैं, जी अभी नहीं जुड़ पाए। सबसे पहले मैं तो बिहार स्वाभिमान आंदोलन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और मुझे बड़ी खुशी है कि इसमें मेरे कुछ पूर्व छात्र भी हैं और इससे काफी सक्रिय रूप से वे जुड़े हुए हैं। सूर्यदेव जी हैं जो छपरा में ही विद्यार्थी परिषद में काफी सक्रिय थे और विद्यार्थी परिषद में एक समय था जब मैं भी काफी सक्रिय था, उसी दौरान काफी उनसे घनिष्ठता थी। मुकुल शर्मा जी हैं, वो भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और
मेरे वो शोध छात्र रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप सबों के बीच में आज आने का और अपनी बात रखने का ये मौका आज मुझे मिला है। और दूसरे पैनलिस्ट जो नहीं आ सके हैं, मेरा अनुरोध है आपसे कि अगर सुरदेव जी या मुकुल जी इसमें जुड़े हुए हों तो वे शामिल हो सकते हैं इस चर्चा में, इस परिचर्चा में अगर वो आ जाएंगे तो मुझे खुशी होगी। सुरदेव जी या मुकुल जी, दोनों में से एक भी अगर आ जाएं तो मुझे खुशी होगी। जैसा राहुल पटेल जी ने बताया कि नई शिक्षा नीति के बारे में ये क्या है, सबसे पहले तो मैं इसी के बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा। दरअसल ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसमें आने वाले दिनों में शिक्षा को लेकर सरकार का विजन क्या है, इसकी चर्चा है। यह शिक्षा के क्षेत्र में देश की दशा और दिशा को तय करेगी। भारत में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है। जैसा कि राहुल जी ने बताया कि इसके पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। मोदी सरकार ने 2016 से ही नई शिक्षा नीति लाने की तैयारियां शुरू कर दी थी और इसके लिए TSR सुब्रमण्यम कमेटी का गठन भी कर दिया था, जिन्होंने मई 2019 में शिक्षा नीति का अपना मसौदा यानी ड्राफ्ट भी केंद्र सरकार के सामने रखा था। लेकिन सरकार को वो ड्राफ्ट पसंद नहीं आया। अब उसके क्या कारण थे इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हो सकता है कि सरकार की अपेक्षाओं के अनुकूल वो ड्राफ्ट नहीं रहा हो। इसके बाद सरकार ने वरिष्ठ शिक्षाविद और JNU के पूर्व चांसलर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कस्तूरी रंगन कमेटी ने एक नया शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया, जिसे सार्वजनिक कर केंद्र सरकार ने आम लोगों से भी सुझाव मांगे। और इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी बात यही है, ये एक बहुत समावेशी शिक्षा नीति है, क्योंकि इस ड्राफ्ट पर आम से खास लोगों के सुझाव आए, जिसमें विद्यार्थी, अभिभावक, अध्यापक से लेकर बड़े बड़े शिक्षाविद, विशेषज्ञ, पूर्व शिक्षा मंत्री, राजनीतिक दलों के नेता सभी शामिल थे। इसके अलावा संसद के सभी सांसदों और संसद की स्टैंडिंग कमेटी के भी इस बारे में सलाह मशविरा किया गया और तब इसके ड्राफ्ट को फाइनल किया गया। वैसे तो इस शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं, लेकिन इस पे विस्तार से चर्चा करने में काफी समय लगेगा और उतना समय हम लोगों के पास अभी है नहीं। तो इसके कुछ जो अहम पहलू हैं, इसमें जो कुछ अहम मुद्दे हैं, जो कुछ अहम बदलाव हैं, हम इसी की चर्चा यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले यदि हम अगर स्कूली शिक्षा की बात करें तो स्कूली शिक्षा के मूलभूत ढांचे में ही एक बड़ा परिवर्तन आया है। 10+2 पर आधारित हमारी शिक्षा प्रणाली में अब 5+3+3+4 इस रूप में इसको बदला गया है। आप लोगों ने इसे सुना भी होगा, बहुत लोग जानते भी होंगे। इसमें पहले 5 वर्ष जो हैं वो अर्ली स्कूलिंग के होंगे। इसे हम अर्ली चाइल्डहुड पॉलिसी का नाम इसको दिया गया है, जिसके अनुसार 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भी स्कूली शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में 3 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाली शिक्षा, स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल नहीं है और 5 या 6 वर्ष के बच्चों का प्रवेश ही प्राथमिक कक्षा यानी कि कक्षा 1 में उन्हें प्रवेश दिया जाता है। हालांकि इन छोटे बच्चों के प्री स्कूलिंग के लिए सरकारों ने आंगनवाड़ी की व्यवस्था पहले से ही की है, लेकिन नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये एक नया बदलाव किया गया है कि इनको जो एजुकेशन, जो स्कूलिंग सिस्टम है, इसमें शुरू से ही शामिल इसमें इन लोगों को किया गया है। नई शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिसमें आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो। इस तरह हम देखते हैं
कि शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन जो है, जिसको हम शिक्षा का मौलिक अधिकार कहते हैं, इसका दायरा विस्तृत हुआ है। यह पहले 6 से 14 साल के बच्चों के लिए था, जो अब बढ़कर 3 से 18 साल के बच्चों के लिए हो गया है और उनके लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य हो गई है। सरकार ने इसके साथ ही स्कूली शिक्षा में 2030 तक नामांकन का जो अनुपात है, यानी जिसको हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं, उसको 100% और उच्च शिक्षा में इसे बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन द्वारा एक सर्वे किया गया था, तो इस सर्वे के मुताबिक 2017-18 में भारत का उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो केवल 27.4% था, जिसे अगले 15 सालों में दुगना करने का लक्ष्य सरकार ने इस शिक्षा नीति के माध्यम से रखा है। 5+3+3+4 के प्रारूप में पहला 5 साल बच्चा प्री स्कूल और कक्षा 1 और 2 में पढ़ेगा। इन्हें मिलाकर 5 साल पूरे हो जाएंगे। इसके बाद 8 साल से लेकर 11 साल की उम्र में आगे की 3 कक्षाओं यानी 3, 4 और 5 की पढ़ाई होगी। इसके बाद 11 से 14 साल की उम्र में कक्षा 6, 7 और 8 की पढ़ाई होगी। इसके बाद 14 से 18 साल की उम्र में छात्र 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई कर सकेंगे। 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई बोर्ड आधारित होगी, लेकिन इसे खासा सरल नई शिक्षा नीति में बनाया गया है। इसके लिए बोर्ड की परीक्षा को 2 भागों में बांटने का प्रस्ताव है, जिसके तहत साल में 2 हिस्सों में बोर्ड की परीक्षा ली जा सकती है। इससे बच्चों पर परीक्षा का बोझ कम होगा और सीखने की प्रक्रिया पर भी ज्यादा जोर दिया जाएगा। राहुल पटेल जी तो इस विषय के विशेषज्ञ हैं, मैं समझता हूं कि वे इस पे और ज्यादा अच्छी तरह से प्रकाश डाल पाएंगे इन सभी मुद्दों पर। मुझे थोड़ी बहुत जो इसकी जानकारी है एक ब्रीफ में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। स्कूली शिक्षा में एक और अहम बदलाव के रूप में मातृभाषा को भी शामिल किया गया है, जिस पर खासा विवाद भी शुरू हो गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब बच्चे 1ली से 5वीं तक की कक्षा या संभवतः 8वीं तक की कक्षा अपनी मातृभाषा के माध्यम में ही ग्रहण करेंगे। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगर आगे की कक्षाओं में भी इसे जारी रखा जाता है तो यह और भी बेहतर होगा। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि बच्चा अपनी भाषा में चीजों को बेहतर ढंग से समझता है, इसीलिए शुरुआती शिक्षा यदि मातृभाषा के माध्यम में ही की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। यह एक शोधपरक सत्य भी है कि बच्चा अपनी भाषा में ही सबसे अधिक सीख समझ सकता है और ऐसा होना भी चाहिए। मातृभाषा के संबंध में कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या जब बच्चा प्राथमिक कक्षाओं को पास कर आगे बढ़ेगा और उन्हें आगे की कक्षाओं में हिंदी या अंग्रेजी माध्यम से विषयों को पढ़ाया जाएगा तो क्या वो उसे ठीक ढंग से समझ पाएगा? इसके अलावा एक और सवाल यह भी उठता है कि क्या स्थानीय या मातृभाषा माध्यम में पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध होगी? यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आप जैसे जैसे उच्च कक्षाओं में जाते हैं वैसे वैसे स्थानीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री जो है वो उपलब्ध नहीं होती है। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं गया है। हालांकि हो सकता है कि जो नीति निर्माता होंगे उनके मन में ये बात होगी कि वो इस समस्या का सामना कैसे करेंगे। इस संबंध में हम यही कह सकते हैं कि ये सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि वे जब इस संबंध में नीति ला रही है तो वह पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री भी स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराए। बहुत से लोगों का यह भी कहना है
और ये स्वाभाविक भी है कि वे प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर शिक्षण के माध्यम को मातृभाषा में रखने के समर्थक हैं। लेकिन इसका पूर्णतः समर्थन तब किया जाएगा जब सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि इसे सरकारी प्राथमिक स्कूलों से लेकर दिल्ली और मुंबई के सबसे महंगे और एलीट स्कूलों में भी लागू किया जाए। यह भी एक बहुत ही विवादास्पद मुद्दा है। उनका कहना है कि अगर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई लिखाई का माध्यम अंग्रेजी को ही अगर हम बना के रखते हैं तो इसका हर कीमत पर विरोध होना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसी नीति जो होगी वो देश के गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और उत्पीड़ित तबके के साथ सरासर अन्याय होगा। नई शिक्षा नीति में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि जो भी बच्चा 12वीं तक की प्रथम चरण की शिक्षा पूरी कर लेता है, उसके पास कम से कम एक स्किल अवश्य हो, ताकि जरूरत पड़ने पर वह इससे रोजगार कर सके। सरकार ने कहा कि इसके लिए सभी स्कूलों में इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी और बच्चे स्थानीय प्रतिष्ठानों में जाकर अपने मन का कोई भी स्किल सीख सकेंगे। इसके साथ ही सरकार ने इस शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को भी लचीला बनाने की कोशिश की है, जिसकी सबसे प्रमुख विशेषता मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम है। ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई छात्र ग्रेजुएशन में प्रवेश लेकर सिर्फ 1 साल का ही कोर्स पूरा करता है तो उसे इसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वहीं यदि वो 2 साल का पूरा कोर्स करता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 साल पूरा करने वालों को ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। जो छात्र ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करना चाहते हैं वे सिर्फ 3 साल की डिग्री ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में जाने वाले, जिनकी इच्छा है कि वे उच्च शिक्षा में जाएं और शोध करें, तो उनके लिए चौथे साल का कोर्स करना आवश्यक होगा। इसके साथ ही अब तक 3 साल का होने वाला ग्रेजुएशन अब 4 साल का हो जाएगा। वहीं एमए अब सिर्फ 1 ही साल का होगा, जबकि रिसर्च करने वाले 2 साल की एमफिल का कोर्स न कर सीधे पीएचडी कर सकेंगे। हालांकि अभी भी आप देखेंगे कि एमफिल का कोर्स जो है वो कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में है, लेकिन यह भी सच है कि बहुत से राज्य विश्वविद्यालयों में एमफिल का कोर्स नहीं है। तो अधिकतर राज्य विश्वविद्यालय में आप देखेंगे कि एमए के बाद प्रतियोगी परीक्षा देकर सीधे छात्र जो हैं वो पीएचडी के कार्यक्रम में, पीएचडी के पाठ्यक्रम में प्रवेश करते हैं। तो एमफिल की उपयोगिता पर हमेशा ये सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि एमफिल और पीएचडी का कोर्स वर्क जो है वो लगभग एक समान है। तो फिर 2 साल एमफिल के लिए अतिरिक्त खर्च करने की क्या आवश्यकता है? एमफिल की डिग्री की अलग से कोई मान्यता भी नहीं है जब तक छात्र पीएचडी नहीं कर ले। इसीलिए सरकार का, मुझे यह लगता है कि यह सरकार का बेहतर कदम है, क्योंकि इससे संसाधन तो बचेंगे ही, इससे पैसों की भी बचत होगी। आप एक और चीज है, नई शिक्षा नीति में मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात कही गई है। इसका मतलब यह है कि कोई भी छात्र विज्ञान के साथ साथ कला और सामाजिक विज्ञान के विषयों को भी 10वीं 12वीं बोर्ड और ग्रेजुएशन में चुन सकता है। इसमें कोई एक स्ट्रीम मेजर और दूसरा माइनर होगा। कई छात्र ऐसे होते हैं जो विज्ञान के विषयों में रुचि के साथ साथ संगीत या कला भी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह काफी फायदेमंद होगा। इसके अलावा विभिन्न शिक्षण संस्थान भी मल्टीडिसिप्लिनरी बन जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों में भी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई के अलावा अन्य विषयों को भी पढ़ाया जा सकेगा। यानी जो छात्र इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के विषयों के साथ साथ अन्य किसी विषय में दिलचस्पी रखते हैं वो भी उस विषय को पढ़ सकेंगे।
नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के तहत ग्रेडेड ऑटोनॉमी की बात कही गई है, जिसमें विश्वविद्यालयों के ऊपर से बोझ को कम किया जाएगा और कॉलेज को भी एकेडमिक, प्रशासनिक और आर्थिक स्वायत्तता दी जाएगी। हालांकि ये पहले भी ये इस तरह की नीतियां बनी हैं और बहुत से ऑटोनोमस कॉलेजेस भी होते रहे हैं। हालांकि ग्रेडेड ऑटोनॉमी का भी कई शिक्षक और एकेडमिक जगत के विशेषज्ञ विरोध कर रहे हैं। दरअसल इस ग्रेडेड ऑटोनॉमी के तहत नई शिक्षा नीति में प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में एक प्रशासनिक इकाई बोर्ड ऑफ गवर्नर की बात की गई है, जिसके अंतर्गत सभी एकेडमिक, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियां आ जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय, हेलो, हाँ सर आपका नेटवर्क थोड़ा वीक है मुझे लग रहा है सर। वो आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ, हम तो सुन पा रहे हैं। हाँ, नेटवर्क आप लोग थोड़ा सुन वीक रहे है हैं कि सर नहीं मुझे मेरी लग रहा बात? है। वो आवाज नहीं आ रही है क्या? जी सर, एक थोड़ी कट के आवाज आ रही है सर। ओह अच्छा, एक बार एक नेटवर्क मिनट। चेक कर लेंगे सर। हाँ हाँ, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? हेलो, अब आवाज आ रही है क्या? क्या आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ, हम तो बिल्कुल सुन पा रहे आवाज हैं, बहुत अच्छी तरह सर से अभी सुन कट पा के रहे आ हैं। रही है सर। अभी भी? जी जी सर, अब ठीक हो गई आवाज सर। ओ, अभी तो मैंने इंटरनेट भी ऑन किया है जी और सर। मेरा मोबाइल डाटा तो भी सर अभी ऑन आप है। बता रहे थे उच्च शिक्षा के बारे में और जी सर। तो मेरी बात अभी आप सुन पाए कि नहीं जो मैं बता रहा था? जी अभी जी तक जी, जो मैंने बातें कही पूरी वो बात सुन सुन पाया पाया कि सर। नहीं आप लोगों ने? अच्छा अच्छा, बिल्कुल सब लोगों ने सुना है सर। तो अच्छा, मैं ग्रेडेड ऑटोनॉमी की बात कर रहा था, तो जी 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 इसी सर, पे मैं आगे कृपया अब अपनी आगे बात बढ़ जाए। रखता हूँ। हाँ, जी तो सर। दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शिक्षक संघों ने इस बोर्ड ऑफ गवर्नर सिस्टम का विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकार स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी के नाम पर बोर्ड ऑफ गवर्नर के द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों पर अपना सिकंजा कसना चाहती है। उनका कहना है कि सुनने में स्वायत्तता शब्द तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे सरकार की मंशा कुछ गलत लगती है, जिसे अभी बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। सरकार बोर्ड ऑफ गवर्नर के जरिए उच्च शिक्षा संस्थानों में फीस के निर्धारण, अध्यापकों के वेतन और नियुक्तियों, पाठ्यक्रमों और अन्य एकेडमिक कार्यक्रमों में अपना नियंत्रण रखना चाहती है, जो कि स्वायत्तता के नाम पर एक छलावा और धोखा है। हालांकि मेरी राय यह है कि इतनी जल्दी इस प्रकार की आशंका व्यक्त करना उचित नहीं है। नई शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि सरकार उच्च शिक्षा पर अधिक से अधिक खर्च करेगी ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए सरकार ने जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने की बात नई शिक्षा नीति में कही है। इसके अलावा फीस का निर्धारण और उस पर कैप यानी सीमा लगाने की भी बात नई शिक्षा नीति में कही गई है। उच्च शिक्षा नीति को अधिक केंद्रीकृत करने के लिए नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम यूजीसी कहते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE और NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जैसे संस्थाओं को किसी एक संस्था के अंतर्गत लाया जाएगा और उच्च शिक्षा के लिए सिर्फ एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी। हालांकि इसमें भी मेडिकल और लॉ शिक्षण संस्थानों को छूट दी जाएगी। इसके अलावा शोध को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन की भी बात कही गई है। उच्च शिक्षा में एक रूपता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय,
राज्य और डीम्ड विश्वविद्यालयों को एक ही मानक के आधार पर देखा जाएगा और पूरे देश में एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की भी बात नई शिक्षा नीति में कही गई है। क्या अभी नेटवर्क सही आ रहा है ना? ठीक है, आवाज आ जी रही है सर, मेरी? जी सर, जी सर, जी सर। ठीक ठीक ठीक। इस नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मित्र, एड हॉक टीचर्स, गेस्ट टीचर्स जैसे पदों को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा और बेहतर चयन प्रक्रिया का गठन कर स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में नियमित और स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। सरकार ने नई शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने की जो बात कही है, इस पर भी काफी बातें हो रही हैं। दरअसल हर शिक्षा नीति में यह लक्ष्य रखा जाता है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि कभी भी इस लक्ष्य की तरफ बढ़ा नहीं जा पाया है। अभी शिक्षा बजट 4% से भी कम है। ऐसे में हम सरकार से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह 6% जीडीपी का शिक्षा पे खर्च करेगी? इस प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में यह आशंका भी निर्मूल है, क्योंकि आगे क्या होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा और सरकार की इच्छा शक्ति क्या है इस क्षेत्र में, शिक्षा में के क्षेत्र में वो क्या परिवर्तन चाहते हैं, ये इन सभी बातों पर निर्भर करेगा। सरकारी नीतियों के कुछ आलोचकों को यह इस सरकार से यह भी डर था कि कहीं वह नई शिक्षा नीति में भगवाकरण और निजीकरण को बढ़ावा तो नहीं देगी, लेकिन ऐसा इस शिक्षा नीति में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे कि आलोचकों की आवाज जो है वो धीमी हो गई है। जो विरोधी पार्टियों के जो लोग हैं, जो आलोचक हैं, खासकर वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, वो भी इस शिक्षा नीति में कोई खास कमियां ढूंढ नहीं पा रहे हैं। सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाँ 6% का जो जीडीपी इस पे है वो ये सरकार इसको कैसे लागू करेगी, केवल यही बातें हो रही हैं। लेकिन कैसे लागू करेगी ये तो समय के साथ हम देखेंगे, और पहले से ही हम ये क्यों सोचकर बैठ जाएं कि सरकार इसको नहीं लागू कर पाएगी। जी बिल्कुल सर। सरकार ने जब नीति बनाई है तो निश्चित रूप से इसके क्रियान्वयन के लिए भी कुछ योजनाएं सरकार ने बनाई होंगी। हालांकि इसमें कुछ आशंकाएं जो हैं वो वाजिब भी हैं। इसमें सबसे पहला यह है कि क्या सरकार शिक्षा को इतना महत्व दे पाएगी कि जीडीपी का 6% इस पर खर्च कर दे। इसके अलावा जो अंधाधुंध तरीके से स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हर जगह प्राइवेट कॉलेजों का दबदबा हो गया है, उस सवाल को भी यह शिक्षा नीति संबोधित नहीं करती है। सवाल यह है कि सरकारी शिक्षा को बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है और सभी वर्गों को एक समान शिक्षा, खासकर उच्च शिक्षा कैसे मिल सकेगी, जो सरकारी शिक्षण संस्थाओं में भी लगातार महंगी होती जा रही है। और यह भी क्या इस शिक्षा नीति में सभी कुछ लिखा हुआ लागू हो पाएगा? लेकिन अभी भी हमें इस शिक्षा नीति और सरकारी आश्वासनों पर भरोसा है और हमें यह विश्वास है कि सरकार व्यापक जनहित में निश्चित रूप से कार्य करेगी। इस प्रकार शिक्षा नीति में कई सारी बातें जो हैं वो स्वागत योग्य हैं, लेकिन आरटीआई का विस्तार कैसे और किस दिशा में किया जाएगा, इसका अभाव अभी दिखता है। आरटीआई का विस्तार 3 से 18 साल तक तो कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसे कानूनी नहीं बनाया गया है। यही वजह है कि आरटीआई आने के बाद शिक्षा में नामांकन का दर तो बढ़ा है, लेकिन ड्रॉप आउट रेट जो है वो भी, उसमें भी कोई खास कमी नहीं आई है। ड्रॉप आउट रेट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो नई शिक्षा नीति अगर इन मुद्दों को भी अगर एड्रेस करती, अगर इन मुद्दों पर भी अगर प्रकाश डालती, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ बोलिए राहुल जी। जी सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना विस्तार से सर
पूरी शिक्षा नीति पे चर्चा करने के लिए। एक प्रश्न मेरे जेहन में भी है सर, जिससे मैं कई दिनों से मैं सोच रहा हूँ और आपसे चर्चा करने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ। क्या ये नई शिक्षा नीति जो है वह इसके पहले वाली शिक्षा नीति से जो 34 साल पहले लागू की गई थी, उस शिक्षा नीति से ये अलग कैसे है या बेहतर कैसे है? ये प्रश्न मेरे दिमाग में कौंध रहा था और हमारे कई दर्शक हैं जो वे जानना चाह रहे हैं कि वो पुरानी वाली में क्या डिमेरिट थी या फिर क्या उसमें ड्रॉबैक था, जिसके चलते ये नई शिक्षा नीति जो है वो लानी पड़ी। इसके बारे में सर थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। और आज़ादी के हम देखते हैं कि आज़ादी के 7 दशक में शिक्षा से जुड़ी सिर्फ 2 ही नीतियां अभी तक राष्ट्रीय नीतियां लाई गई हैं। आपने भी शुरू में इस पर प्रकाश डाला। केंद्र सरकार द्वारा मंजूर की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूर्व देश में मुख्य रूप से सिर्फ 2 ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ पाई। स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1968 में पहली शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जिसको हम कोठारी कमीशन की सिफारिशों पर आधारित थी। क्या राहुल जी का संपर्क टूट गया है क्या? सर आप कंटिन्यू रखिए, आवाज आ रही है, कंटिन्यू रखिए। अच्छा। कोठारी कमीशन की सिफारिशों पर यह आधारित थी, जो पहली शिक्षा नीति 1968 में जो लागू की गई थी। इस नीति को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने लागू किया था और इसका मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और देश के सभी नागरिकों को शिक्षा मुहैया कराना था। बाद के वर्षों में शिक्षा नीति की समीक्षा की गई। वहीं देश की दूसरी शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसको मई 1986 में इसको मंजूरी दी गई, जिसे तत्कालीन राजीव गांधी सरकार लेकर आई थी। इसमें कंप्यूटर और पुस्तकालय जैसे संसाधनों को जुटाने पर जोर दिया गया था। वहीं इस नीति को 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इसमें कुछ आवश्यक संशोधन भी किए थे, लेकिन उसके बाद से किसी स्पष्ट शिक्षा नीति के अभाव में भारत शैक्षणिक विकास के इंडेक्स में काफी निचले स्तर पर आ गया था, क्योंकि सब कुछ एडहॉक आधार पर हो रहा था। राहुल जी ने अभी पूछा कि इसमें क्या कमी थी और क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से नई शिक्षा नीति आई। तो ये एक सबसे बड़ा कारण ये था कि जो शैक्षणिक विकास का इंडेक्स है उसमें भारत काफी नीचे के स्तर पे आ गया था और एडहॉकिज्म जो है, यानी एडहॉक बेसिस पे सारे काम चल रहे थे। प्रयोग के तौर पर कई प्रकार की नीतियां लाई जा रही थी। आप लोगों ने भी देखा होगा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा समय समय पर नए प्रयोग किए जा रहे थे। उन प्रयोगों को कभी कभी समाप्त भी कर दिया जा रहा था, फिर नए प्रयोग किए जा रहे थे, यानी स्थायित्व का अभाव था शिक्षा नीति में। और इसी वजह से इतने लंबे समय तक आप देखेंगे कि किसी भी सरकार ने शिक्षा नीति के संबंध में नहीं सोचा और या किसी भी प्रकार की शिक्षा नीति को कोई भी सरकार नहीं ला सकी। यही इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा सरकारों की प्राथमिकता सूची में किस स्तर पर थी। छात्रों का झुकाव, जैसे आप देखेंगे कि छात्रों का झुकाव जो है वो व्यावसायिक शिक्षा की तरफ ज्यादा बढ़ रहा था, लेकिन इसको बढ़ावा देने के लिए शिक्षक सूर्यदेव जी इसमें जुड़ गए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं सूर्यदेव जी, आप इस परिचर्चा में शामिल हो गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो हम ये देखते हैं कि छात्रों का झुकाव जो है वो व्यावसायिक शिक्षा की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इसको बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थानों में कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। उच्च शिक्षा और शोध केवल उन्हीं छात्रों तक सीमित रहना चाहिए। मेरा ये मानना है कि उच्च शिक्षा और शोध कार्य जो है वो केवल उन्हीं छात्रों तक सीमित रहना चाहिए जिन्हें सचमुच इस क्षेत्र में रुचि हो। लेकिन हम क्या देख रहे थे कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में शोध के क्षेत्र में भी भीड़ लगी हुई थी और जितने भी नॉन सीरियस छात्र हैं वो शोध कार्य में लगे हुए थे। अब ये किस प्रकार का शोध कर रहे थे ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। मैं इस पर और विस्तार से जाने की कोशिश नहीं करूंगा और मैं विस्तार से जाना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन इसका नतीजा ये हो रहा था
शोध कार्यों की गुणवत्ता जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी। शिक्षण संस्थान जो हैं वो ज्ञान अर्जित करने के नहीं बल्कि डिग्रियां बांटने के केंद्र बनते जा रहे थे। शिक्षा के अधिकार के बावजूद 2014 की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक हेलो, क्या सभी लोग कट गए दिख रहे हैं? क्या आवाज नहीं आ रही है क्या? सर आवाज ठीक है, आप सर कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, राहुल जी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और सूर्य नहीं सर है, वो नेटवर्क कभी कभी दिक्कत कर रहा है। आप सब बताइए, आप बताइए, चलिए। अच्छा ठीक है। शिक्षा के अधिकार के बावजूद 2014 की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 3.3 हाँ, नई शिक्षा नीति जो आई है, हेलो सुरदेव जी, पहले मेरी बात को सुन लीजिए। मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी 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 सर, जी सर। मैं ये कह रहा था कि शिक्षा के अधिकार के बावजूद 2014 की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 3.2% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं तथा 3.2 बच्चों में 50% ऐसे हैं जिन्होंने कभी न कभी स्कूल में दाखिला लिया था, मगर 8वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के पहले स्कूल उन्होंने छोड़ दिया। तो पहले की हमारी किसी भी शिक्षा नीति में क्वालिटी एजुकेशन को परिभाषित नहीं किया गया था, जबकि शिक्षा में गुणवत्ता बेहद जरूरी होती है। देश की शिक्षा प्रणाली में प्राइवेट स्कूलों का क्या रोल है, यह भी कभी तय नहीं हो सका। देश में प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच की जंग एक छिड़ी हुई है। आप लोग देखते होंगे इस बात को कि देखा जाए तो सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के साथ साथ मिड डे मील, प्री स्कूल ड्रेस और किताबें भी दी जाती हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों में इन्हीं सब के लिए मोटी फीस वसूली जाती है। फिर भी देश में बेहतर शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूलों की ओर पेरेंट्स का झुकाव अभी भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2014 के बीच सरकारी स्कूलों में बच्चों का एनरोलमेंट 6.2% कम हुआ है, जबकि प्राइवेट स्कूलों में 6.5% बढ़ा है। जहां देश में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को साथ मिलाकर शिक्षा में सुधार की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, वहीं दोनों के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है, जिस पर कभी भी पहले ध्यान नहीं दिया गया। नई शिक्षा नीति की यह खूबी है कि यह सर, हाँ बोलिए ना, आवाज नहीं आ रही है। प्रश्न ये है कि नई शिक्षा नीति सरकार ने जो लाई है उससे रोजगार, नई शिक्षा नीति से रोजगार की क्या संभावनाएं हैं सर? अब रोजगार के संबंध में नई शिक्षा नीति में मुझे लगता है कि कोई विशेष चर्चा नहीं की गई है, लेकिन जो इसमें जो सबसे नई शिक्षा नीति से रोजगार की नहीं, मेरी बात पहले सुनिए ना। नई शिक्षा नीति में जो स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है, स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है, मैंने शुरू में ही बताया कि शुरू से ही बच्चों को एक स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये स्किल डेवलपमेंट जो है, तो ये स्किल के माध्यम से जब बच्चे स्कूली शिक्षा से ही किसी स्किल में ट्रेंड होंगे तो वे निश्चित रूप से वो उस क्षेत्र में रोजगार की दिशा में भी प्रयास कर सकते हैं, है ना। तो और सबसे बड़ी बात है कि पहले इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया था। पहले जो है वो एक बिल्कुल एक पुराने ढर्रे की पढ़ाई चल रही थी और व्यावसायिक शिक्षा पर किसी प्रकार का कोई जोर नहीं था। तो मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति जो है वो रोजगार को बढ़ावा देने वाली है, क्योंकि इसमें स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है और जिस क्षेत्र में भी बच्चे स्किल अपना डेवलप करेंगे उस क्षेत्र में वो रोजगार की दिशा में काम कर सकते हैं। क्या सूर्यदेव जी? बिल्कुल सर। नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ी खूबी यह है सूर्यदेव जी कि ये एक समावेशी शिक्षा नीति है और इसमें ये ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसको किसी पर थोप दिया हो।
क्योंकि इसमें सभी क्षेत्रों के लोगों से और विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद सभी बिंदुओं पर, रोजगार से वो संबंधित हो या शिक्षा से संबंधित हो, सभी मुद्दों पर विचार विमर्श के बाद इस नई शिक्षा नीति को लाया गया है और इसे लागू किया गया है। लागू तो अभी पूरी तरह से नहीं किया गया है, लागू करने में तो अभी समय लगेगा। लेकिन एक शिक्षा नीति जो है उसको हम पूरी तरह से एक समावेशी शिक्षा नीति कह सकते हैं। अब जैसे देखिए, इसमें जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम की जो बात कही गई है, ये कितनी अच्छी है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर किसी ने कोई बीटेक में, इंजीनियरिंग कोर्स में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है, 2 वर्ष के बाद ही, 2 सेमेस्टर पढ़ने के बाद ही यदि उसका मन उचट गया, उसको अगर कुछ और पढ़ने का मन कर रहा है, तो उसका साल खराब नहीं होगा। 1 साल के बाद हम उसको सर्टिफिकेट दे देंगे, सर्टिफिकेट के आधार पर भी उसको रोजगार मिल सकता है। 2 साल पढ़ने के बाद उसे डिप्लोमा मिल जाएगा, डिप्लोमा पढ़ने के बाद भी, डिप्लोमा की डिग्री लेने के बाद भी उसे रोजगार की दिशा में अच्छी संभावनाएं बनी रहेंगी। और अगर वो पूरा कोर्स कर लेता है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो इस प्रकार सरकार की पॉलिसी में इसको क्रेडिट ट्रांसफर कहा गया है, यानी आपका कोर्स, आपने कोर्स पूरा नहीं किया लेकिन जितना किया उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। तो ये एक बिल्कुल नई चीज है, बिल्कुल ये पहले नहीं थी ये सब बातें। तो मैं समझता हूं कि नई शिक्षा नीति में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो पुरानी शिक्षा नीतियों में नहीं थी, जो नई शिक्षा नीतियों में लाई गई हैं, और रोजगार को भी निश्चित रूप से इससे बढ़ावा मिलेगा। और सबसे एक और मेरे मन में फिर एक चीज है राहुल पटेल जी, एक और बात मैं राहुल पटेल जी में बता दूं कि इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि अब कोई भी स्ट्रीम ऐसा नहीं है कि इसमें मनचाहे सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। यानी अगर आप फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपको यदि संगीत पढ़ने में आप रुचि है तो आप संगीत भी पढ़ सकते हैं। आर्ट्स और साइंस वाला मामला अब अलग अलग नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इसमें मेजर और माइनर सब्जेक्ट की व्यवस्था होगी। तो ये बिल्कुल नई नई चीजें इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, और निश्चित रूप से पुरानी शिक्षा नीति से ये नई शिक्षा नीति जो है वो कई मामलों में बिल्कुल अलग है, व्यावहारिक है, और छात्रों के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर ये बनाई गई है। हाँ राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, मेरे मस्तिष्क में एक और प्रश्न आ रहा था। जैसा कि सर ने बताया कि एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव एक तरह से डॉक्यूमेंट है जिसमें लगभग समग्र शिक्षा के विषय में समग्र दृष्टिकोण रखा गया है। उसमें चाहे वो स्कूली शिक्षा हो या फिर उच्च शिक्षा हो, सर ने बहुत विस्तार से उस पर प्रकाश डाला है। सर, मैं चाहूंगा कि थोड़ी संक्षिप्त जानकारी इसमें जो अध्यापक शिक्षा के संबंध में है, संक्षिप्त जानकारी सर कि इसमें क्या प्रावधान किया गया है अध्यापक शिक्षा के संबंध में, शिक्षकों का प्रशिक्षण कैसे होगा, और इसके संबंध में थोड़ी जानकारी सर दें। सर सुन पा रहे हैं सर? नहीं, आपने पहले क्या कहा? मैं नहीं सुन पाया, फिर से बोलिए। जी, मैं कह रहा हूं सर कि आपने बहुत विस्तार से इस कॉम्प्रिहेंसिव, एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर आपने हम लोग के आंख के सामने स्पष्ट कर दिया कि ये जो नई शिक्षा नीति है वो एक्चुअली है क्या। लेकिन एक और एस्पेक्ट है सर एजुकेशन का, स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को छोड़कर एक टीचर एजुकेशन का भी एक प्रश्न है, जिसमें इसमें बहुत बड़े बदलाव की बात की गई है। तो उसके विषय में सर संक्षिप्त में अगर आप चाहें तो सर इसमें राहुल जी मैं चाहूंगा कि आप इस पर कुछ प्रकाश डालें, क्योंकि आप स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए हैं और मैं समझता हूं कि आप इस पे ज्यादा अच्छी तरह से बात कर पाएंगे। आप कुछ बताइए इस पे। सर, शिक्षक शिक्षा या अध्यापक शिक्षा का जहां तक विषय है, इसमें 2 कोर्सेज 2030 के बाद, अभी से ही स्टार्ट होगा लेकिन 2030 के बाद से 2 कोर्सेज चलाए जाएंगे। एक कोर्स जो होगा वो दोनों कोर्सेज 4 साल के होंगे और वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज होंगे। एक सेकेंडरी के लिए होंगे और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए एक कोर्सेज जो होगा जो बीए बीएड या बीएससी बीएड के नाम से है जाना जाएगा।
ITEP उसका नॉमेनक्लेचर दिया गया है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। और एक प्रोग्राम जो होगा वो एलिमेंट्री टीचर्स के लिए होगा, जो 4 साल का ही होगा, लेकिन उसमें वैसे शिक्षक पार्टिसिपेट करेंगे जो लोग एलिमेंट्री स्कूल में अपना करियर बनाना चाहते हैं। यह दोनों प्रोग्राम जो है वो विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त होंगी और वह इंटरमीडिएट के जस्ट बाद इसमें नामांकन हो सकेगा। इस तरह का प्रावधान है सर। अगर आप कुछ जोड़ना चाहेंगे सर तो कृपया जोड़ा जा सर। नहीं, ठीक है। आप नहीं आपने आप इस विषय के विशेषज्ञ हैं और बहुत अच्छी तरह से आपने इस बारे में अपनी सारी बातें रखी हैं और जी पूरी शिक्षा के। चलिए ठीक है सर, एक प्रश्न है और इसमें सर एक प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति में जो अभी प्रतिस्पर्धा होने वाली है सरकारी वर्सेस प्राइवेट स्कूलों में, और जो प्राइवेट स्कूलों की स्थिति तो अच्छी है लेकिन सरकारी स्कूलों की स्थिति उतनी गुणवत्तापूर्ण नहीं है, फिर जो सरकारी स्कूल है प्राइवेट स्कूल के सामने कितना जो है टिक पाएगा सर? सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन इस नई शिक्षा नीति में कहीं से भी सरकारी स्कूलों के बारे में कहीं कुछ दिखलाई नहीं पड़ता सर। नहीं, दिखलाई तो पड़ता है। जब हम GDP का 6% जो हम खर्च करेंगे वो हम किन चीजों पे करेंगे? ये स्वाभाविक है हम कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी करेंगे। और आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं सुरदेव जी, वो केवल स्कूली स्तर पर ही नहीं है, विश्वविद्यालयों में भी और कॉलेजों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। आप खुद इस बात को देख चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि 6% GDP का जो सरकार खर्च करने वाली है, निश्चित रूप से इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कुछ व्यवस्था की गई होगी। सरकारी स्कूलों की, सरकारी महाविद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट होगा निश्चित रूप से, ताकि वो जो प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, ये जो प्राइवेट स्कूल है या जो विदेशी विश्वविद्यालय भारत में आएंगे उनके साथ भी वो प्रतिस्पर्धा कर सकें और उनके मुकाबले में वो टिक सकें। तो इसके लिए आशावान रहने की आवश्यकता है। हमारी अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं और हम समझते हैं कि निश्चित रूप से सरकार उन अपेक्षाओं पे खरा उतरेगी, उन अपेक्षाओं को पूरा करेगी। आप भरोसा रखिए, 34 वर्षों के बाद जब शिक्षा नीति बनी है तो निश्चित रूप से इन सभी दिशाओं में प्रयास किया जाएगा, नई इन सभी दिशाओं में काम होंगे। और मैं तो बिल्कुल आशावादी हूँ। मुझे लगता है कि कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो या फिर वो पढ़ाई की गुणवत्ता का, ये शिक्षा की गुणवत्ता का क्षेत्र हो। सभी दिशा में सामूहिक रूप से बदलाव आएगा और एक अच्छी चीज हमारे सामने आने वाले दिनों में आएगी। सर, इसके पीछे भी अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि जो नई शिक्षा नीति आई वह कुछ ना कुछ अच्छाइयों को लेकर आई। जैसे एक बात हम कहें सर, क्योंकि भारतवर्ष में अगर हम पहले देखते थे तो केवल रेगुलर एजुकेशन यहाँ दिए जा रहे थे भारतवर्ष में, लेकिन पिछली जो नई शिक्षा नीति थी उसमें इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी तक आई और उसका प्रभाव व्यापक पैमाने पर शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में हुआ। तो कहीं ना कहीं अच्छाई है, हम लोग भी आशावादी हैं सर, आशा करते हैं। नई शिक्षा नीति जो है वो पुरानी संस्थाओं को खत्म करने की बात तो कहीं नहीं कर रही है। नई शिक्षा नीति जो है, जो कमियां थी, जो गैप था, केवल उसको फुलफिल करने की बात करती है। नई शिक्षा नीति का ये नहीं कहना है कि पुरानी सभी नीतियां बेकार थी या उनमें किसी भी प्रकार का कोई, सभी बेकार ही थी और केवल दोषी थे। उनमें जो गैप थे उनको फुलफिल करने की बात कही गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, बहुत ही अच्छा वो कार्य कर रही है निश्चित रूप से, और उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सरकारी नई शिक्षा नीति में उसको खत्म करने की बात कही गई। तो हमें ये उम्मीद की जानी चाहिए सूर्यदेव जी कि जो नई शिक्षा नीति जो है वो देश की अपेक्षाओं और आज की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करेगी। यह नीति राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के साथ ही विश्व में
मानवता की समस्याओं का समाधान करने वाली हो। इस नीति से बच्चों में अपने उत्तरदायित्व, कर्तव्य तथा अपने देश में कानून और नागरिकों के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो सके तथा शिक्षा नीति सही अर्थों में राष्ट्र नीति बन सके, जो राष्ट्र की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। यही हमारी अपेक्षाएं हैं शिक्षा नीति से, और हमें उम्मीद है ये हमारी अपेक्षाएं अवश्य पूर्ण होंगी आने वाले दिनों में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, आप लोगों ने ये मौका दिया। सर 2-4-5 मिनट और हम समय लेना चाहेंगे सर। आप एक विश्वविद्यालय के हमारे ऑनरेबल डीन भी रहे सर, और आप एक रिनाउंड कॉलेज के आप प्रिंसिपल भी रहे सर। लेकिन जब हम लोग देखते हैं सर, तो जो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अकाउंट्स ए में करोड़ों रुपए जमा है, और उस करोड़ों रुपए के व्यय का कोई भी एक निश्चित ढांचा या परंपरागत ढांचा नहीं है। तो सरकार एक तो उन्हें खर्च करने के लिए भी एक निश्चित जो पैमाना तय किया जाना चाहिए, मापदंड जो तय किया जाना चाहिए, वो भी तय नहीं किया है। और दूसरी बात अगर हम देखें तो जो प्राइवेट सरकारी जो हमारे स्कूल्स वगैरह है, उनके पास फंडिंग की जो है कमी है, और जो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट स्कूल है, उनमें जो है व्यापक पैमाने पर फंडिंग है। तो सरकार जो कह रही है कि हम जीडीपी का 6% हम खर्च करेंगे, तो जितनी मात्रा में संख्या है विद्यालयों की, उसके अपेक्षा जीडीपी का 6% निश्चित रूप से कम है। और हमें लगता है सर कि सरकार को निश्चित रूप से जो खर्च का दायरा है, खासकर जो है सरकारी विद्यालयों पर, उस पर बढ़ाने की जरूरत है। और मेरा मानना है सर कि जीडीपी का 10% शिक्षा पर निश्चित रूप से खर्च होना चाहिए, ताकि हम प्रतिस्पर्धा में टिक सकें और हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें। चलिए, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ सूरजदेव जी। इसमें सर आपकी क्या राय है सर? बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि शिक्षा का 6% जीडीपी सफिशिएंट नहीं है, इसको और बढ़ावा देना चाहिए। और इसमें असहमति की बात कहाँ हो सकती है? अगर शिक्षा में अगर ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा जाए, शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए, तो इसमें असहमति की बात कहाँ हो सकती है? लेकिन अकाउंट ए वगैरह की जो बात आपने कही, मुझे लगता है कि ये यहाँ पे चर्चा का विषय नहीं है। हम लोग थोड़ा मुद्दा से हट के कुछ बात कर रहे थे, तो इसलिए ये यहाँ पे विचार विमर्श का मुद्दा नहीं हो सकता है सूरजदेव जी। इस पे फिर कभी हम आपसे बाद में बात करेंगे। ये तो एक प्रशासनिक स्तर पे ये एक निर्णय होता है, और इसमें ये नई शिक्षा नीति से ये किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। हाँ ठीक है, विदेशी विश्वविद्यालयों की बात नहीं आप बोलिए सूरजदेव जी, बोलिए विदेशी विश्वविद्यालय। हाँ राहुल जी सर, एक तरफ हम खर्च बढ़ाने के लिए अनुमति भी नहीं देंगे, और दूसरी तरफ विदेशी विश्वविद्यालय भी भारत में आ रहे हैं और आएंगे सर। तो फिर हमारा विश्वविद्यालय उनका सामना कैसे कर पाएगा सर? इस दृष्टि से मैंने अकाउंट से की बात कही है। नहीं, केवल अकाउंट ए ही सब कुछ नहीं होता है सूरजदेव जी। सरकारी में अकाउंट ए जो है वो तो छात्रों का पैसा है, और इस पे किसी भी तरह ये आप फिर मुद्दे से हट के बात कर रहे हैं। इसमें वो जीडीपी का हिस्सा भी नहीं है। सरकार तो जीडीपी की बात कर रही है, आप अकाउंट ए की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप इस प्रकार से आप बिल्कुल आप मुद्दे से हट के आप फिर चर्चा पे आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इस तरह की चर्चा नहीं कीजिए। और विदेशी विश्वविद्यालयों की जहां तक बात है, ठीक है, विदेशी विश्वविद्यालय निश्चित रूप से वो ज्यादा सुविधा संपन्न है, उनके पास ज्यादा साधन है, उनके पास ज्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन उस स्तर से सरकारी शिक्षण संस्थाओं को भी उस स्तर पे लाने का प्रयास किया जाएगा। और आप जो कह रहे हैं कि इसको 10% किया जाए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल करना चाहिए। सरकार जितना भी अधिक शिक्षा पे खर्च कर सके ये और अच्छी बात होगी। जितनी भी खर्च कर सके, अगर शिक्षा को अगर बढ़ावा मिलता है, ज्यादा से ज्यादा लड़के अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं, शिक्षण संस्थाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर यदि बढ़ता है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी सूरजदेव जी। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। 1 घंटे का समय पूरा हो चुका है। मैं आप लोगों के प्रति आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। आप हम लोग मैं समझता हूँ कि मेरी बातों से आप लोग सहमत हमारे इस होंगे। कार्यक्रम में सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जी जी सर, बिल्कुल सर। ठीक, प्रणाम। नमस्कार सर। नमस्कार।